स्क्रीन दिख रही है आप लोग को? यस सब कुछ मैम। विजिबल, ऑडिबल, विजिबल, सब कुछ? तो आज का हमारा टॉपिक है वर्क, पावर एंड एनर्जी। इसकी डेफिनेशन क्या है? तीनों की सुने सुने लग रहे होंगे ना आपको। वर्क, पावर, एनर्जी, इनका मतलब क्या है? मतलब कैसे डिफाइन करोगे आप? वर्क तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट हो गया, और पावर फोर्स अपॉन एरिया है। पावर क्या होता है? वर्क डन इनटू टाइम अपॉन टाइम टेकन। ओके, एंड एनर्जी, व्हाट इज एनर्जी? एनर्जी तो बहुत सारी होती है ना, काइनेटिक एनर्जी, ऐसी पोटेंशियल। एनर्जी की बेसिक डेफिनेशन क्या है? MC स्क्वायर। वेरी गुड। E is equal to mc square। ये कहाँ से आई है ये इक्वेशन? अमाउंट ऑफ वर्क डन। आइंस्टाइन की इक्वेशन। अमाउंट ऑफ वर्क डन इज कॉल्ड एनर्जी। आइंस्टाइन इक्वेशन। ओके, सी क्या है यहाँ पर? इसका मतलब आप इस इक्वेशन से क्या समझे? बहुत फेमस इक्वेशन है ये, बहुत फेमस इक्वेशन है। मास इनटू स्पीड ऑफ लाइट का स्क्वायर। मास इनटू स्पीड ऑफ लाइट का क्या है? ठीक है, इसका एक्चुअल मीनिंग क्या हो सकता है? सोच के देखो। कोई ऑब्जेक्ट है, मास m, उसमें स्पीड ऑफ लाइट सबसे ज्यादा होती है ना इस यूनिवर्स में? यस मैम। कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अगर कोई ऑब्जेक्ट मास m इतनी स्पीड को अटेन कर ले, क्या कोई भी ऐसी प्रैक्टिकल चीज है जो ये वाली स्पीड को अटेन कर सकता है? नो मैम। शायद नहीं। कोई भी देखा है आपने? नो मैम। नहीं। इंफॉर्मेशन। नहीं। इंफॉर्मेशन, मैं मटेरियलिस्टिक चीज की बात कर रही हूँ। इंफॉर्मेशन के पास मास होता है क्या? नो मैम। तो मैं तो मास की बात कर रही हूँ ना, मतलब मास, जिस ऑब्जेक्ट के पास मास हो, मटेरियलिस्टिक कोई चीज हो, मैं उसकी बात कर रही हूँ। अच्छा, आपने ये वाली चीजें सुनी है, रिलेटिविस्टिक एंड नॉन रिलेटिविस्टिक केसेस? यस मैम, सुना है। क्या मतलब होता है इनका? रिलेटिविस्टिक मैंने नहीं सुना। नहीं सुना। अब रिलेटिविस्टिक और नॉन रिलेटिविस्टिक केसेस में है ना, सारी चीजें होती है। फोर्स होता है, एनर्जी होती है, मोमेंटम होता है, सब कुछ होता है। तो रिलेटिविस्टिक वो केसेस होते हैं जो हम अभी तक पढ़ रहे हैं। हमने अभी तक जो भी चीज पढ़ी है, मान लो मैं बोल रही थी कि मेरे पास एक मास ऑब्जेक्ट है m, ये v वेलोसिटी से चल रहा है, तो इसका मोमेंटम क्या हो गया? mv हो गया, है ना? अभी तक हमने ये पढ़ा। अगर इसकी स्पीड v है, मतलब प्रैक्टिकली इट इज पॉसिबल, मतलब ये बहुत छोटी है कंपैरेटिव टू स्पीड ऑफ लाइट, बहुत छोटी है। ठीक है, हमारे पास कोई ऐसा ऑब्जेक्ट नहीं है जो सी को अटेंड कर सके या सी को अप्रोच कर सके। तो प्रैक्टिकली हम क्या देखते हैं? हमारी गाड़ी, ट्रक, बाइक जो भी चल रहा है, ये क्या बहुत ही डेफिनेट टाइम, मतलब डेफिनेट अमाउंट ऑफ क्वांटिटी होता है। मान लो 3 मीटर पर सेकेंड हो गया, ऐसे ना। तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड तो बहुत ज्यादा है इसके हिसाब से। तो जो v, व्हेन v इज इक्वल टू वेरी 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 लेस देन c, c से बहुत छोटी होती है, उसको हम कहते हैं रिलेटिविस्टिक केसेस, जो हम अभी तक पढ़ते हुए आए हैं। एक होता है, सॉरी, उसको हम नॉन रिलेटिविस्टिक कहते हैं, और एक होता है रिलेटिविस्टिक केस। रिलेटिविस्टिक केस में क्या हो जाता है कि v इज अप्रोचिंग c, मतलब v इज नियरली इक्वल टू c। तो जो ऑब्जेक्ट, अगर मैं ये बोलूं कि ये मेरा ऑब्जेक्ट है मास m, और ये चल रहा है स्पीड c से, मतलब नॉट इक्वल टू एग्जैक्टली इक्वल टू सी, बट नियरली इक्वल टू सी, है ना? थोड़ी सी सी के आसपास वैल्यू है। अगर ये उस स्पीड से चल रहा है ये ऑब्जेक्ट, तो इसका ये जो केस बनेगा, हम इसको बोलेंगे रिलेटिविस्टिक केस। मैम फिर ये जो फोर्स एनर्जी लिखा है वो नॉन रियलिस्टिक में आएगा?
अब ये रिलेटिविस्टिक में भी होता है, नॉन रिलेटिविस्टिक में भी होता है। तो जब आप नॉन रिलेटिविस्टिक से रिलेटिविस्टिक में कन्वर्ट करते हो तो आपको एक फैक्टर मिलता है दैट इज कॉल्ड गामा। और गामा क्या होता है, 1 डिवाइड बाई 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, ये होता है, ये फैक्टर होता है। आपने ये सुना है? सुनो सुनो मेरी बात सुनो पहले। जब आप नॉन रिलेटिविस्टिक से रिलेटिविस्टिक में, जैसे कि अब यहाँ पर आपका मोमेंटम क्या हो गया, P इज इक्वल टू एम सी। नॉन रिलेटिविस्टिक केस में P इज इक्वल टू एम वी था ना, यहाँ तक बात क्लियर है। अब अगर रिलेटिविस्टिक की बात करते हैं तो यहाँ पर जो ये फैक्टर है, ये जहां पर गामा आपको दिख जाए, इट मींस दैट इट इज रिलेटिविस्टिक केस। अब मास, लेंथ एंड टाइम ये भी चेंज हो जाते हैं। जब कोई भी ऑब्जेक्ट अगर स्पीड ऑफ लाइट से चल रहा है तो ये चीजें भी चेंज हो जाती है। मास क्या होता है, बढ़ता है घटता है? घटता है। बढ़ता है घटता है। घटता है। लेंथ क्या होती है, लेंथ कॉन्ट्रैक्ट होती है, लेंथ कॉन्ट्रैक्ट होती है। टाइम क्या होता है, टाइम डायलेट होता है मतलब, और मास रिड्यूस होता है। ठीक है, अगर आप भी इस स्पीड से चलोगे, सी की स्पीड से चलोगे, तो आपका मास भी चेंज होता है, लेंथ भी चेंज होती है और टाइम भी चेंज होता है। टाइम ज्यादा हो जाता है, लेंथ कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है। तो इन दोनों का जो रिलेशन है, मान लो एल और ये एल है मेरा और नॉन रिलेटिविस्टिक में, और एल नॉट ये क्या हो गया रिलेटिविस्टिक में। सो एल और एल नॉट को रिलेट करने के लिए ये फैक्टर होता है गामा। सो एल इज इक्वल टू एल नॉट डिवाइड बाई गामा। ठीक है, जब ये वाली चीज होती है तो यहाँ पर गामा फैक्टर को जब मैंने इसमें इंक्लूड कर दिया, इट मींस अब हम नॉन रिलेटिविस्टिक से रिलेटिविस्टिक केस में चले गए हैं। ठीक है, समझ में आ रही है बात? तो ऐसे आप मास, लेंथ और टाइम को क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। तो अगर आपके पास ये चीजें चेंज हो जाती हैं इन केस ऑफ रिलेटिविस्टिक, तो आप वहां पर फोर्स को भी लिख सकते हो, फोर्स इज इक्वल टू एम ए होता है, लेकिन यहाँ पर आप क्या लिख सकते हो, फोर्स इज इक्वल टू एम नॉट गामा इंटू ए। ये गामा क्या हो गया, गामा इसके जहां पर कॉन्ट्रैक्ट होगा वहां पर डिवीजन में आएगा, जहां पर इंक्रीज होता है वहां पर मल्टीप्लीकेशन में आता है। सो एम नॉट डिवाइड बाई 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर इंटू ए, ये क्या हो गया आपका रिलेटिविस्टिक फोर्स। ऐसे ही आप मोमेंटम भी लिख सकते हो, ऐसे आप एनर्जी भी लिख सकते हो, सारी चीजें लिख सकते हो। ठीक है, ये आपके सिलेबस में नहीं है बट मैं एडिशनल आपको इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ ताकि आपको अगर ये चीजें कहीं पर दिख भी जाए, एनसीईआरटी में कहीं कहीं आप देखना कि जो भी आप चीज पढ़ते हो उसके साइड में बॉक्स बना के कुछ ऐसी टर्म्स आपको दिखेंगी, तो अगर दिख जाए तो एक बार पढ़ के देखना कि वो इस चीज से रिलेट कर रही है या नहीं कर रही है। ठीक है, यस मैम। ओके ओके, चलो हमें क्या पढ़ना था, ये मतलब आइंस्टाइन इक्वेशन आ गई ना, तब मैंने बताया। तो आइंस्टाइन इक्वेशन का मतलब क्या है कि कोई भी ऑब्जेक्ट मास m अगर स्पीड c को अटेन कर ले स्क्वायर, ठीक है, तो वो क्या बन जाता है, एनर्जी हो जाता है, मतलब वो विजिबल इनविजिबल हो जाता है। एनर्जी को क्या हम देख सकते हैं? नो मैम। एनर्जी नहीं देख सकते ना। तो ऑब्जेक्ट अगर c की स्पीड को अटेन कर लेता है तो हमें दिखाई देना बंद हो जाता है, वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, दैट इज इनविजिबल। तो इस इक्वेशन का मतलब ये है। और m कैन बी रिटन एज e बाई सी स्क्वायर, ये रिलेटिविस्टिक केस है। E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, ये रिलेटिविस्टिक केस है। रिलेटिविस्टिक केस में मैं एनर्जी को ऐसे लिख सकती हूँ। ठीक है, और m इज इक्वल टू e बाई सी स्क्वायर, मतलब मास क्या है, एनर्जी को तुम मास में कन्वर्ट कर सकते हो, मास को तुम एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हो। इस इक्वेशन का एक्चुअल मीनिंग ये होता है। ठीक है, यस मैम। हमें नोट्स में लिखना है या फिर नहीं 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 नहीं, लिखने की जरूरत नहीं है, ये बस इंटरेस्टिंग फैक्टर्स हैं जो शेयर करने में अच्छा लगता है, आप लोग को भी सुनने में अच्छा लगा होगा ही हो। यस। सबसे मैम पहले एक पढ़ेंगे क्वेश्चन भाई पूछा हम है वर्क। एक जने ने। वर्क क्या होता है, वर्क इज, मैम यस, मैम एक क्या क्वेश्चन पूछ पूछा रहा है है, कोई, वो कमेंट सेक्शन में। मैम एक टेस्ट में पूछो क्वेश्चन आया था, बोलो। इनर्शियल फ्रेम, नॉन हाँ इनर्शियल फ्रेम, वो सब
मैम वो पूछा था लॉज ऑफ मोशन किस में वैलिड होते हैं, इनर्शियल, नॉन इनर्शियल, और भी एक ऑप्शन। मिनट, एक एक तो एक रोटेशन और एक एक्सेलरेटेड। इनर्शिया का मतलब है जिसमें लॉ वैलिड हो। हाँ, इनर्शियल नॉन इनर्शियल भी बताओ क्या? मैम चलो ऊपर बता वाले, देती ऊपर है हूँ। थोड़ा कमेंट। ठीक है, समझ गई मैं। तो ये बोल रहा है इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम। इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम, ये सबका ही थोड़ा सा कच्चा पक्का सा होगा, है ना? इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ये देख के आए होगे, आप पढ़ के आए होगे, रिलेटिव में पढ़ा होगा। तो कोई आइडिया है इस चीज का? इनर्शियल थोड़ा के बहुत, अंदर तो हाँ थोड़ा बहुत आइडिया तो बताओ। नॉर्मल स्ट्रेट लाइन मोशन होता है, और नॉन इनर्शियल के अंदर जैसे कि अगर कोई लिफ्ट में कोई ऑब्जेक्ट रखा है और अगर हम लिफ्ट के अंदर इसे ऑब्जर्व कर रहे हैं और वो लिफ्ट ऊपर जा रही है, तो वो नॉन इनर्शियल फ्रेम हो जाएगा। मैम नॉन इनर्शियल में ऑब्जर्वर जो होता है वो एक्सेलरेशन में होता है, और इनर्शियल में कांस्टेंट पे होता है। यस मैम। यस, हाँ सही है। और फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होती है? जहाँ से हम देख रहे हैं। रेफरेंस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होती है? द पॉइंट फ्रॉम विच ऑब्जर्वर इज ऑब्जर्विंग द इवेंट, है ना? Yes, ma'am. फ्रॉम विच ऑब्जर्वर इज ऑब्जर्विंग द इवेंट। कैसा इवेंट? कुछ भी हो रहा है, ठीक है? तो मान लीजिए एक ऑब्जर्वर है, ये मेरे पास एक्सिस है, ठीक है? एक्स वाई जेड एक्सिस में बोल सकती हूँ इसको, एक्स वाई एंड जेड। तो एक्स वाई जेड प्लेन में मतलब 3D में स्पेस में कहीं भी कुछ भी हो रहा है, ऑब्जर्वर यहाँ पर बैठा हुआ है ओरिजिन पे, ठीक है? तो ऑब्जर्वर ओरिजिन पे बैठ के खुद को रेस्ट में रख के सबके इवेंट्स को देख रहा है कि कहाँ पर क्या हो रहा है ना? तो इसका मतलब जो ऑब्जर्वर यहाँ पर बैठा है उसकी फ्रेम ऑफ रेफरेंस है ओरिजिन, और एक्स वाई जेड, ये तो स्पेस की बात हो गई। अगर किसी पोजीशन को चेंज कर रहे हैं तो पोजीशन, चेंज इन द पोजीशन, व्हाट इट इज कॉल्ड? मोशन। तो अगर ऑब्जर्वर ओरिजिन पे बैठा हुआ है तो वो मोशन को कैसे ऑब्जर्व करेगा स्पेस पे, एक्स वाई जेड एक्सिस में कैसे मोशन को ऑब्जर्व करेगा? अब भाई वो बैठा है, वो देख रहा है कि चीजें चल रही है इधर उधर, लेकिन उसको डिफाइन करने के लिए उसको कोई टर्म चाहिए। तो वो क्या करेगा? एक घड़ी लेके बैठ गया अपने साथ, ठीक है? घड़ी लेके बैठ गया और वो ये देख रहा है कि ऑब्जेक्ट ए है ना, उसमें 2 मिनट में 10 मीटर वो चला। 2 मिनट में ए पार्टिकल जो है या ए कोई भी है, वो ए से बी तक 10 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करिए 2 मिनट में। तो उसने किसके रेफरेंस में देखा? टाइम के रेफरेंस में देखा। तो मोशन को यहाँ पे किसके रेफरेंस में डिफाइन किया गया है? टाइम के रेफरेंस में किया गया है, ठीक है? तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस की एग्जैक्ट डेफिनेशन ये होती है that observation of an event with respect to time in an axis in xyz axis। so xyz तो स्पेस हो गया, और किसके रिस्पेक्ट में मैं बात कर रही हूँ? टाइम के रिस्पेक्ट में बात कर रही हूँ। तो एक्चुअल फ्रेम ऑफ रेफरेंस अब क्या है? एक्चुअल फ्रेम ऑफ रेफरेंस को मैं कैसे डिफाइन कर सकती हूँ? एक्स वाई जेड एंड टी की टर्म्स में, कि मैं ये देख रही हूँ कि टाइम के हिसाब से एक्स वाई जेड में क्या चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है? और ऑब्जर्वर इज एट ओरिजिन, ओरिजिन से जब मैं देखूंगी चेंज इन द पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज द फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब ये होता है कि आप कहीं से भी बैठ के, कहीं से भी बैठ के, अगर आप रेस्ट में है या फिर आप मोशन में है, दोनों पोजीशन से ही आप क्या कर सकते हो? किसी भी चीज को ऑब्जर्व कर सकते हो। अगर आप चल रहे हो तो आपसे कोई तेज चलती हुई चीज दिखाई देगी या धीरे चलती हुई चीज दिखाई देगी, तो आप क्या कह सकते हो कि मेरे से तेज चल रही है और मेरे से धीरे चल रही है। तो वो कैसे बताया आपने? अपने आप की फ्रेम ऑफ रेफरेंस से। और अगर कोई दूसरा बंदा देख रहा है, आप भी चल रहे हो, कोई दूसरी ऑब्जेक्ट पे चल रहा है और कोई बंदा रेस्ट पे है,
तो वो क्या कहेगा, उसके हिसाब से क्या कहेगा, दोनों ही चल रहे हैं, ठीक है। वो बोलेगा वो तो ग्राउंड पे रेस्ट पे है ना, उसके हिसाब से तो वो दोनों ही चीजें चल रही होंगी। लेकिन अगर वही सेम इवेंट अगर मैं देख रही हूँ, मैं भी उस ऑब्जेक्ट के साथ चल रही हूँ और वो मेरे से तेज चल रहा है, तो मैं बोलूंगी ये मेरे से तेज चल रहा है। तो इवेंट तो सेम है लेकिन ऑब्जर्वेशन अलग अलग हो गई। तो ऑब्जर्वेशन अलग अलग क्या बता रही है, ये किस पे डिपेंड करता है, ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करता है कि कौन कहाँ से देख रहा है, ठीक है। वो होती है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब आ गई इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल। तो इनर्शियल से आपको एक टर्म दिख रही होगी, दैट इज इनर्शिया। इनर्शिया का मतलब क्या होता है, इनर्शिया की डेफिनेशन क्या होती है बच्चों? ये रेजिस्टिंग फोर्स होता है। अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो मोशन में ही रहना चाहिए, और रेस्ट पे है तो रेस्ट पे ही रहना चाहिए। टेंडेंसी ऑफ ऑब्जेक्ट टू स्टे इन द tendency of an object to stay in the position of the rest if it is in rest, position of the motion if it is in motion। मोशन में तो मोशन में रहना चाहेगा, रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहेगा, until unless external force is applied। ये होती है इनर्शिया की डेफिनेशन। अब इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब क्या है कि यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जो भी आप फ्रेम ऑफ रेफरेंस ले रहे हो वो इनर्शिया है, इनर्शियल स्टेट में है, मतलब वो अपने आप को चेंज नहीं कर रही है। इनर्शिया का मतलब यही होता है कि चेंज नहीं करना चाहता। तो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब ये है कि जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो अपने आप को चेंज नहीं कर रही है, या तो वो रेस्ट में है या फिर वो मोशन में है। और मोशन में है तो क्या यूनिफॉर्म मोशन में है, रेस्ट में है तो रेस्ट में है। इन दोनों स्टेट से वो किसी इवेंट को मेजर करे, किसी इवेंट को देख रही है, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। मान लीजिए कोई गाड़ी चल रही है, ठीक है, तो गाड़ी चल रही है तो मैं अगर गाड़ी के इक्वल स्पीड से चल रही हूँ, दो ट्रेन चल रही है, मान लो दोनों ट्रेन में आप इधर बैठे हो, एक इधर बैठा है, आप इसमें बैठे हो, चलो मैं इसमें बैठ गई, दोनों बैठ गए ट्रेन में, दोनों खिड़की से देख रहे हैं। अगर दोनों ट्रेन सेम स्पीड से चल रही है तो आप मेरे को रेस्ट पे दिखाई दोगे और मैं आपको रेस्ट पे दिखाई दूंगी, है ना। लेकिन कोई थर्ड पर्सन देखेगा, वो बोलेगा कि ये दोनों ही मूविंग है, लेकिन आप और मैं एक दूसरे के रिस्पेक्ट में तो मूविंग नहीं है, रेस्ट में है। अगर सेम स्पीड से चल रही है तब की बात बता रही हूँ। तो अगर सेम स्पीड से चल रही है तो इसका मतलब क्या है, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, यहाँ पर इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। और अगर सपोज अब अगर मैं अर्थ की बात लेती हूँ, अर्थ मूव कर रही है, अर्थ की कोई वेलोसिटी है जिससे वो रोटेट कर रही है, तो उसको ऑब्जर्व करने के लिए, अर्थ की वेलोसिटी को या अर्थ की पोजीशन को ऑब्जर्व करने के लिए मुझे एक ऐसी फ्रेम चाहिए जहां से या तो मैं अर्थ के बराबर स्पीड से चल रही हूँ तो मेरे लिए वो रेस्ट पे हो जाएगी, या फिर मैं रेस्ट स्टेट में हूँ तो मुझे उसकी एक्चुअल स्पीड पता चलेगी। ऐसा नहीं हो सकता कि मैं उससे कम या ज्यादा स्पीड पे चल रही हूँ, तो मैं वहां पर क्या हो जाऊंगी, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो जाऊंगी। मतलब जब ऑब्जर्वर खुद ही स्टेबल नहीं होगा तो वो दूसरे के एग्जैक्ट पोजीशन को नहीं बता पाएगा। आ रही है समझ में बात? अगर ऑब्जर्वर की पोजीशन डिफाइंड है, रेस्ट में है, प्रॉपर रेस्ट में है, या पर्टिकुलर मोशन में है उस ऑब्जेक्ट के साथ, तभी वो उसको डिफाइन कर सकता है, और उस स्टेट को मैं क्या कह सकती हूँ, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अगर ऑब्जर्वर खुद भी मोशन में है और जिस इवेंट को ऑब्जर्व करना चाह रहा है वो भी मोशन में है, लेकिन वो उसके मोशन में है तो वो उसके इक्वल होना चाहिए, कि इतनी स्पीड है तो इक्वल होनी चाहिए, अदरवाइज कम ज्यादा नहीं होनी चाहिए, या तो वो रेस्ट पे ही हो या उसकी इक्वल स्पीड पे हो। लेकिन अगर उसके अलावा बात हो गई, नॉन यूनिफॉर्म एक्सलरेशन का मतलब क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सलरेशन का मतलब ये है, एक्सलरेशन एक्चुअली क्या होता है, डीवी बाई डी, चेंज इन द वेलोसिटी अपॉन चेंज इन द टाइम, ठीक है। अब अगर एक्सलरेशन भी आपने अभी तक जहां पर पढ़ा होगा वहां पर आपने कांस्टेंट एक्सलरेशन पढ़ा होगा, ठीक है, कांस्टेंट एक्सलरेशन पढ़ा होगा, क्योंकि नॉन यूनिफॉर्म एक्सलरेशन का मतलब ये होता है कि आप अर्थ के बाहर के स्फीयर से देख रहे हो, तो वहां पर आप खुद ही क्या कर रहे हो, खुद ही स्टेबल नहीं हो, आप नॉन यूनिफॉर्म स्पीड में हो। तो नॉन यूनिफॉर्म एक्सलरेशन में अगर आपका एक्सलरेशन बढ़ रहा है, घट रहा है, तो आपको जो जिस इवेंट को आप देख रहे हो आप उसको ऑब्जर्व ही नहीं कर पाओगे ठीक से कि इसकी स्पीड क्या है एक्चुअली, ठीक है।
मान लो आप कार में चल रहे हो, कार में आपका 10 मिनट के लिए कुछ और एक्सलरेशन था, अगले 10 मिनट के लिए कुछ और एक्सलरेशन है, और आपको मैं बोलूं कि आप उसी कार में बैठ के किसी और इवेंट को देखो, या कोई और बगल में आपकी कार चल रही है, आप उसकी वेलोसिटी बताओ कि कितनी है, तो आप क्या बता पाओगे? बता पाओगे एग्जैक्ट? नहीं बता पाओगे, क्योंकि आपकी खुद की ही पोजीशन डिफाइंड नहीं थी, आपकी खुद की पोजीशन चेंज हो रही थी, तो आप उसकी एग्जैक्ट लोकेशन या उसकी एग्जैक्ट वेलोसिटी बता ही नहीं सकते। तो ऐसे केस को हम क्या कहते हैं? नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अगर आप नॉन यूनिफॉर्म एक्सलरेशन पोजेस कर रहे हो and still you are observing an event, then the position where you are, that will be called a non-inertial frame of reference. And if you are stable, अगर आप रेस्ट स्टेट में हो, तब मैं आपसे पूछ रही हूँ कि आप अपने बगल वाली कार की स्पीड बताइए कितनी है, तो आप बता सकते हैं वो आप बता सकते हैं, क्योंकि अब यहाँ पर आप क्या हो? रेस्ट स्टेट में हो, और जो ऑब्जेक्ट रेस्ट स्टेट में मतलब वो इनर्शियल स्टेट में है। तो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब क्या होता है कि ऑब्जेक्ट खुद स्टेबल है, सॉरी ऑब्जर्वर खुद स्टेबल है, और जो भी इवेंट वो देखना चाहता है वो उसको एक्यूरेसी के साथ ऑब्जर्व कर सके। ठीक है, मतलब वो खुद हिल नहीं रहा है वहां से, तब वो उसको ऑब्जर्व कर रहा है। दैट इज द इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हम ये क्यों कहते हैं कि मेरे न्यूटन्स लॉज इसी में एप्लीकेबल होते हैं? न्यूटन्स लॉ को एप्लीकेबल इसी में क्यों होते हैं? क्योंकि हम जो यहाँ पर एक्सलरेशन लेते हैं वो कांस्टेंट लेते हैं, एक्सलरेशन यहाँ पर कांस्टेंट होता है। नॉन यूनिफॉर्म में मैंने बताया कि एक्सलरेशन वो कांस्टेंट नहीं होता है। ठीक है, और इनर्शिया, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को हम क्या कहते हैं? लॉ ऑफ इनर्शिया कहते हैं, है ना? फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को हम लॉ ऑफ इनर्शिया कहते हैं ना? यस मैम। यस। तो इसलिए इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हमारे न्यूटन लॉ एप्लीकेबल इसलिए होते हैं क्योंकि यहाँ पर एक्सलरेशन हमारा कांस्टेंट होता है, मतलब जो ऑब्जर्वर है वो ऑब्जर्वर एक फिक्स्ड पोजीशन पे है, इसलिए मैं वेलोसिटी v इज इक्वल टू u प्लस at, इसलिए वहां पर मैं फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी ऑब्जर्व कर सकती हूँ, डिस्प्लेसमेंट ऑब्जर्व कर सकती हूँ। अगर नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात करूँ तो v इज इक्वल टू u प्लस at अगर मैं ये इक्वेशन लिख रही हूँ, बट ये इक्वेशन मेरा फिक्स नहीं है, ये बार बार चेंज हो रहा है, तो मैं इस इक्वेशन को कैसे सॉल्व कर पाऊंगी? नहीं कर सकती ना, मतलब ये अलग अलग वैल्यू के लिए इसकी अलग अलग वैल्यूज हो जाएंगी, वी यू और टी की अलग अलग। अगर मैं ए की कुछ वैल्यू ले रही हूँ, एक टाइम पे फिर कुछ ले रही हूँ, तो वहां पर मैं इसका एग्जैक्ट कंक्लूजन तो निकाल ही नहीं सकती, नहीं निकाल सकती। तो यहाँ पर इसका मतलब क्या है? न्यूटन लॉ एप्लीकेबल नहीं है। सो ओनली इनर्शियल फ्रेम में न्यूटन लॉ एप्लीकेबल होते हैं। बात क्लियर है? कुछ डाउट है इस चीज में? नो। अब समझ में आ गया? ये आपको आगे भी दिख जाएगा, ये ऐसी चीजें मतलब जो भी हम पढ़ेंगे, अगर आप हायर स्टडीज में जाते हो तो आपको इनर्शियल नॉन इनर्शियल दोनों के केस में पढ़ना होगा। तो आपको सबसे पहले तो ये वाली चीजें क्लियर होनी चाहिए। ओके, जल्दी से वर्क की डेफिनेशन बता दो, जल्दी से वर्क की डेफिनेशन बताओ। बोलो। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट और फोर्स। अब मान लीजिए आपके पास एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये बॉक्स रखा हुआ है ए, इस पे आप फोर्स लगा रहे हो एफ। अगर इसका डिस्प्लेसमेंट इसी डायरेक्शन में है, अगर इसका डिस्प्लेसमेंट, आप एक बॉक्स रखा है उसको धक्का मार रहे हो, अगर वो उसी डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा है, देन देयर इज फोर्स। दैट फोर्स कैन बी रिटन एज एफ डॉट एस। ठीक है, और ये एक स्केलर है कि वेक्टर है? एफ एस, एफ डॉट एस क्या होता है? एफ डॉट एस को मैं एफ एस कॉस थीटा लिख सकती हूँ, डॉट प्रोडक्ट को कॉस थीटा लिखते हैं ना, और डॉट प्रोडक्ट जहां पर होता है वो क्या स्केलर क्वांटिटी होती है? डॉट प्रोडक्ट स्केलर क्वांटिटी होती है ना। तो अगर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन, फोर्स अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में लगा रही हूँ, देन
वर्क इज देयर, वर्क डन इज पॉजिटिव, मतलब अब एफ और एस के बीच का एंगल है cos थीटा, और यहाँ पर एफ और एस के बीच में एंगल क्या है, दोनों सेम डायरेक्शन में लग रहे हैं, इसके बीच का एंगल क्या है, 0 है, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, सो वर्क डन कैन बी रिटन एज एफ एस cos 0 डिग्री, cos 0 क्या होता है, 1 होता है, सो एफ इज इक्वल टू एफ एस, ये मैक्सिमम फोर्स हो गया, ठीक है। तो वर्क डन होने के लिए एक ये कंडीशन है कि डिस्प्लेसमेंट होना बहुत जरूरी है, अगर आप फोर्स लगा रहे हो किसी भी ऑब्जेक्ट पे तो उसका डिस्प्लेसमेंट कवर करना बहुत जरूरी है। अब मान लीजिए ये बॉक्स है, इस पे आप फोर्स लगा रहे हो डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, या तो इधर होनी चाहिए या इधर होनी चाहिए भाई, और ये सरफेस पे रखा हुआ है, तो अगर आप इस पे फोर्स लगा रहे हो तो क्या ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, नहीं जाएगा ना, क्योंकि नीचे तो सरफेस ऑफ अर्थ है, इसके सरफेस ऑफ अर्थ के नीचे तो जा नहीं सकता, तो पोजीशन कौन कौन सी पॉसिबल बची, या तो इधर जाने की या इधर जाने की, यही बची। लेकिन आप फोर्स ऊपर से लगा रहे हो तो क्या ये ऑब्जेक्ट इधर और इधर मूव कर सकता है, नो मैम। क्यों नहीं कर सकता, मैम क्योंकि फोर्स तो उस डायरेक्शन में लग रही है ना, नीचे की तरफ। यस, तो अगर, तो यहाँ पर इसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट इज 0, डिस्प्लेसमेंट 0 हो रहा है ना, क्योंकि ये कोई डिस्टेंस कवर ही नहीं कर रहा, अपनी उसी पोजीशन पे है। तो अगर आप देख रहे हो यहाँ पर एफ और एस के बीच में एंगल क्या है, ये एस की डायरेक्शन है, ये एफ की डायरेक्शन है, एंगल यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको, 90 डिग्री दिख रहा है, ये एंगल 90 डिग्री दिख रहा है ना एफ और एस के बीच में। तो अगर मैं इस वाले इक्वेशन में रखती हूँ W इज इक्वल टू एफ एस कॉस 90 डिग्री, कॉस 90 क्या होता है, 0, तो वर्क डन इज इक्वल टू 0 हियर, समझ में आ गया। फर्स्ट केस क्या था, दैट डिस्प्लेसमेंट शुड बी इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स, डिस्प्लेसमेंट should be in the direction of applied force। इसके नोट्स मैं आपको शेयर कर दूंगी, ठीक है, अभी लिखने की जरूरत नहीं है, अभी आप समझ लो। तो अगर सेम डायरेक्शन में तो वर्क डन इज मैक्सिमम, क्योंकि cos थीटा की वैल्यू मैक्सिमम 1 ही जाती है, ठीक है, और अगर ये डिस्प्लेसमेंट कवर नहीं कर रहा है देन एंगल इज cos 90 एंड 90 cos 90 इज इक्वल टू 0, तो वर्क डन इज इक्वल टू 0। अब थर्ड केस बनता है, अगर ऑब्जेक्ट ऐसे रखा हुआ है, ठीक है, और मैं यहाँ पर फोर्स अप्लाई कर रही हूँ और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन ये है, तो इस पर वर्क डन क्या होगा, व्हाट इज वर्क डन हियर, बताओ। आपने जो फोर्स लगाई वो एस की डायरेक्शन में लगाई है? नहीं बेटा, एंगल पे आ रही है, ये एस है, ये एफ है, ये एंगल है, ठीक है, ये एंगल है। अब यहाँ तक तो ये 90 था, ये 90 से ज्यादा है, मान लो ये 120 डिग्री है, ऑब्ट्यूज एंगल है, तो यहाँ पर वर्क डन क्या होगा, वर्क डन इज इक्वल टू क्या, एफ एस कॉस थीटा, एफ एस कॉस थीटा होता है ना, और जब थीटा आपका ग्रेटर देन 90 डिग्री हो तो कॉस थीटा क्या होता है, अगर आप देख रहे हो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस थीटा क्या होता है, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव होता है, नेगेटिव होता है। तो यहाँ पर जो ये एंगल बन रहा है 120 डिग्री, तो 120 डिग्री सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में cos थीटा आपका नेगेटिव होता है, तो वर्क डन यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस एफ एस cos 120 डिग्री, 120 डिग्री नेगेटिव वैल्यू देगा ना, तो इसका मतलब क्या है कि वर्क डन यहाँ पर नेगेटिव है, दिस इज नेगेटिव वर्क डन, ठीक है, समझ में आया। तो वर्क डन किस पे डिपेंड करता है, फोर्स, डायरेक्शन ऑफ द फोर्स अप्लाइड एंड द डिस्प्लेसमेंट, फोर्स अप्लाइड और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल क्या है, वो आपकी वर्क की क्वांटिटी पे, वर्क की क्वांटिटी को डिफाइन करता है। अगर अब ऐसा केस है लाइक दिस,
डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में है और फोर्स लग रहा है इधर से F। अब क्या होगा? पॉजिटिव होगा बिकॉज वर्क डन इज इक्वल टू F cos थीटा, है ना। और cos थीटा अब यहाँ किस क्वाड्रेंट में आ रहा है? ऐसे है ना, ऐसे है ना यहाँ पर, लाइक दिस। तो ये एंगल कितना है? लेस देन 90 डिग्री है। ये S है, मान लो ये F है, इन दोनों के बीच में लेस देन 90 डिग्री है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सभी पॉजिटिव होते हैं, ऑल Yes, पॉजिटिव ma'am. ना। तो ये क्या हो जाएगा? FS cos थीटा, थीटा जो भी हो, थीटा की हम कुछ भी वैल्यू रख सकते हैं, लेस देन 90 डिग्री। तो ये कैसा वर्क डन देगा? पॉजिटिव वर्क डन देगा। समझ में आ गया? यस मैम, ये वाली चीज क्लियर है? यस मैम। ओके। अब ऐसे कौन कौन से एग्जाम्पल्स लूं मैं, कौन कौन से एग्जाम्पल्स लूं जहां पर वर्क डन जीरो होगा, पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा? रियल लाइफ एग्जाम्पल बताओ आपके हिसाब से। मैम जीरो तो तब होगा जब हम एक जगह पे बैठ के जैसे कि क्लास ले रहे हैं, हम अपनी एनर्जी तो यूज कर रहे हैं पर कोई वर्क डन नहीं हो रहा। तो वो एनर्जी कहाँ जा रही है? अच्छा ये बताओ, वर्क और एनर्जी का रिलेशन क्या होता है? मैम शायद ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। कंफर्म नहीं है। चेंज इन एनर्जी, चेंज इन एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन। चेंज इन एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन। मान लीजिए आप यहाँ पर खड़े हो, ठीक है, ए पोजीशन पे आप खड़े हो, यहाँ पर आपका मास है 20 kg, ठीक है, और वेलोसिटी आपकी इनिशियल पोजीशन पे कितनी है? 0। आप चल के गए, यहाँ आप पहुंच गए, कितने वेलोसिटी से गए? 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ठीक है। अब मैं आपकी इस पॉइंट बी पर, मास तो कितना है? 20 kg, वेलोसिटी कितनी है? 3 किलोमीटर पर आवर। तो अगर मैं ये पूछूं कि ए पॉइंट से बी पॉइंट तक आने में आपने कितना वर्क डन किया? भाई कुछ तो काम किया होगा, तभी आपने पोजीशन चेंज करी है ना, है ना। तो अगर मैं यहाँ से वर्क डन पूछ रही हूँ कि कितना वर्क डन करके आप पॉइंट ए से पॉइंट बी तक गए हो, तो मैं क्या करूंगी? एनर्जी पहले कौन सी यूज हुई है जाने के लिए? मोमेंटम में है, मतलब मोशन में है, तो काइनेटिक एनर्जी, है ना। तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल बी पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी? हाफ mv²। यही होता है ना काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला। सो 1/2 इंटू 20 इंटू 3 इंटू 3 10, दिस इज 90 जूल, ठीक है। सो काइनेटिक एनर्जी फाइनल कितनी थी? 90 जूल। इनिशियल कितनी थी? जब v इज इक्वल टू 0, मतलब रेस्ट स्टेट में था, तो काइनेटिक एनर्जी भी यहाँ पर कितनी थी? 0 हो जाएगी। तो वर्क डन कितना हो गया? वर्क डन इज इक्वल टू डेल्टा काइनेटिक एनर्जी। डेल्टा काइनेटिक एनर्जी मतलब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, कैन बी रिटन एज काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। तो फाइनल कितनी थी? 90 और इनिशियल कितनी थी? 0। सो 90 जूल। तो वर्क डन मूविंग फ्रॉम पॉइंट ए टू बी इज नथिंग बट 90 जूल। तो आप यहाँ से ये वाली इक्वेशन को प्रूव कर सकते हो दैट वर्क डन इज इक्वल टू नथिंग बट चेंज इन द एनर्जी। और ये चेंज इन द एनर्जी काइनेटिक भी हो सकता है, काइनेटिक में भी हो सकता है और पोटेंशियल में भी हो सकता है। ओके, ये चीज समझ में आई? यस आ गई ना। और अगर पोटेंशियल एनर्जी की मैं बात करूं तो पोटेंशियल एनर्जी में कैसे लिखेंगे? मान लीजिए आपने अगर ऐसा क्वेश्चन किया हो कि वाटर टैंक के छत पे, ठीक है, वाटर टैंक है और वो 100 लीटर पानी को होल्ड करके रखा हुआ है, 100 लीटर पानी में है। तो ये जो वाटर टैंक है, मतलब कितना वर्क डन हुआ है इस पानी को होल्ड करने के लिए, वो मुझे फाइंड आउट करना है। तो अब होल्ड करने के लिए अगर कोई बॉडी पोजीशन चेंज कर रही है, मोशन में है, तो वहां पर काइनेटिक एनर्जी होती है। लेकिन अगर रेस्ट स्टेट में है,
पोजीशन मतलब उसका रेस्ट है, देन दैट विल बी द पोटेंशियल एनर्जी। ये पता है ना कब कब ये एनर्जी पोजेस करता है कोई भी ऑब्जेक्ट। मोशन में है तो काइनेटिक एनर्जी, और अगर रेस्ट स्टेट में है, किसी पोजीशन को होल्ड करके रखा हुआ है, देन दैट इज पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ पर पानी को होल्ड करके रखा और पोटेंशियल एनर्जी को मैं क्या लिख सकती हूँ, mgh। mgh लिख सकती हूँ ना। mg मतलब कि अगर होल्ड कर रखा है, दिस इज नथिंग बट द होल्डिंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट। होल्ड करते हैं तो हमेशा हर एक ऑब्जेक्ट पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लग रहा होता है, दैट इज ग्रेविटी। ठीक है, फोर्स। तो ग्रेविटी लग रही है, तो कहीं पर भी वो इस दुनिया में कोई भी ऑब्जेक्ट, ठीक है, अर्थ के स्फीयर की बात कर रही हूँ, तो वो कहीं पर भी हो, अगर वो किसी भी पोजीशन पे कितनी भी हाइट पर है, कोई भी हाइट है, और इसका मास है m, तो होल्ड करने के लिए एक इसको ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाना पड़ेगा। ग्रेविटी उसको नीचे की तरफ खींच रही है, लेकिन खुद को होल्ड करने के लिए ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाना पड़ेगा, मतलब कुछ वर्क डन करना पड़ेगा। तो उस वर्क डन को मैं क्या कहती हूँ, पोटेंशियल एनर्जी, और उसको मैं लिख सकती हूँ mgh। दिस इज द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, दिस इज द ग्रेविटेशनल फोर्स, दिस इज द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ, so that is potential energy। तो अगर यहाँ से ये सरफेस ऑफ द अर्थ है, यहाँ से होल्ड करने के लिए इसने कितना वर्क डन किया, ये मुझे बताना है। तो यहाँ पर आप क्या लिख सकते हो, mgh, और यहाँ पर h इज इक्वल टू 0। सरफेस ऑफ, जब ये वाटर टैंक अगर जमीन पर होगा, जमीन पर है तो h इज इक्वल टू 0, कोई हाइट ही नहीं है सरफेस ऑफ द अर्थ से। लेकिन यहाँ पर मान लो हाइट आपकी कितनी है, 10 मीटर। ओके, तो यहाँ पर वर्क डन मतलब ये ऑल टाइम वर्क डन कर रहा है, तो ऑल टाइम वर्क डन कर रहा है, तो मैं उसको क्या लिख सकती हूँ, mgh2 माइनस mgh1। h1 कौन सी है, जो सरफेस पर है, और h2 कौन सी है, जो हाइट पर है। तो इस वर्क डन को मैं कैसे लिख सकती हूँ, mgh2 माइनस mgh1। समझ में आया। तो अगर ऑब्जेक्ट आपका मोशन में है, सो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी विल गिव वर्क डन। अगर ऑब्जेक्ट आपका एक पोजीशन को होल्ड कर रहा है, सो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी विल गिव वर्क डन। इज इट क्लियर? यस और नो? यस। ठीक है, टोटल एनर्जी क्या होती है? टोटल एनर्जी इज नथिंग बट काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, है ना। यस काइनेटिक मैम। एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। अगर कोई ऑब्जेक्ट मेरा चल रहा है, तो पोटेंशियल एनर्जी से उसने शुरू किया और काइनेटिक एनर्जी को उसने अटेन कर लिया। चल रहा है, चलते चलते रुक गया, चलते चलते पहले धीरे हुआ, ठीक है। यहाँ पर अगर रेस्ट स्टेट में था, सो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 0, बट पोटेंशियल एनर्जी इज नॉट इक्वल टू 0 एट रेस्ट स्टेट। व्हेन इट इज मूविंग, जब ये चल रहा है, तो काइनेटिक एनर्जी इज इंक्रीजिंग एंड पोटेंशियल एनर्जी इज डिक्रीजिंग। मतलब ये पोजीशन को चेंज कर रहा है ना। रेस्ट स्टेट में है नहीं, जब तक रेस्ट स्टेट में होता है तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी। लेकिन ये रेस्ट स्टेट से क्या मूविंग स्टेट में आ रहा है, मूविंग स्टेट में आ रहा है, तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही है, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो रही है। जैसे जैसे इसकी स्पीड बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती जाएगी और पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होती जाएगी। क्लियर? और स्पीड पकड़ ली इसने पूरी, ठीक है। अब इसने स्पीड पूरी अटेन कर ली, और एक टाइम के बाद ये क्या करेगा, वापस रेस्ट स्टेट में आने लगेगा। जब स्पीड फुल अटेन कर ली, इसका मतलब यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी इक्वल हो गया, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी इक्वल हो गया। और जब ये वापस से रेस्ट स्टेट में आने लगेगा, तो काइनेटिक एनर्जी विल बी डिक्रीजिंग एंड पोटेंशियल एनर्जी विल स्टार्ट इंक्रीजिंग। इस चीज को रिलेट कर पा रहे हो? लेकिन इस बॉल की जो टोटल एनर्जी है वो कांस्टेंट रहेगी, वो सेम रहेगी, इट विल नेवर चेंज, इट विल बी कांस्टेंट। बस चेंज क्या होगा, जितनी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी उतनी पोटेंशियल एनर्जी घट जाएगी। अगर ये जितनी अमाउंट में घट रही है, ये उतनी अमाउंट में बढ़ रही है, तो इनका जो टोटल सम है वो हमेशा कांस्टेंट ही रहेगा। तो ये वाली चीज को आप समझ के देखो, जब रेस्ट स्टेट में थी काइनेटिक एनर्जी वो 0, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है जी 12mv², ठीक है।
V जीरो है तो काइनेटिक एनर्जी जीरो है। पोटेंशियल एनर्जी इज नॉट इक्वल टू जीरो, क्योंकि इसका फॉर्मूला होता है mgh। तो ये हाइट पर भी है, g भी लग रहा है इसमें, मास भी है इसका, दिस इज नॉन जीरो। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे ये इंक्रीज होते जा रही है, जैसे जैसे ये स्पीड अटेन कर रही है, तो v, अब इसके पास वेलोसिटी बढ़ रही है। ठीक है, वेलोसिटी बढ़ रही है तो इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, डिक्रीज होने लगेगी। डिक्रीज होते होते फिर जितनी ज्यादा इसकी स्पीड बढ़ती जाएगी उतनी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होती जाएगी। आफ्टर मैक्सिमम अटेनिंग द मैक्सिमम वेलोसिटी, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी, और जब इसको वापस से रेस्ट स्टेट में आना होगा, रेस्ट स्टेट में आएगी तो वेलोसिटी डिक्रीज होने स्टार्ट हो जाएगी। जैसे वेलोसिटी डिक्रीज होगी, काइनेटिक एनर्जी विल आल्सो स्टार्ट डिक्रीजिंग, और काइनेटिक एनर्जी अगर डिक्रीज होने लग गई तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होने लग जाएगी। सो दिस इज द फिनोमिना, ये रिलेशन है वर्क एनर्जी का, वर्क एंड एनर्जी। तो यहाँ पर एक चीज कंक्लूड ये होती है that work is nothing but this is the change in the energy, change in the energy। अब इस ऑब्जेक्ट को यहां से यहां तक आने में कुछ वर्क डन करना पड़ा होगा, वर्क डन किया है तो पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी दोनों में चेंज आया है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, डेल्टा काइनेटिक एनर्जी प्लस डेल्टा पोटेंशियल एनर्जी, लिख सकती हूँ ना ऐसे, दैट इज इक्वल टू वर्क डन। ये चीज समझ में आई? मैम आ गई। अरे नहीं आई तो बताओ भाई, कहाँ पर समझ नहीं है, दोबारा रिपीट करेंगे। मैम ये वर्क एंड एनर्जी वाला दोबारा बता दो। ये वाली चीज, यस मैम। ये समझ में है कि ये ऑब्जेक्ट यहां से यहां तक चला तो क्या हुआ, ये फिनोमेना समझ में आया या नहीं आया? मैम आ गया। आ गया, सबको आ गया? यस। ठीक है, तो इससे पीछे जब मैंने बताया था लास्ट वाले स्लाइड में, ये वाली चीज, अगर सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहे हो तो वर्क डन फ्रॉम मूविंग पॉइंट ए टू पॉइंट बी, कितना वर्क डन हुआ, तो वर्क डन को मैं क्या लिख सकती हूँ, चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी। ये वाली चीज क्लियर हुई थी, काइनेटिक एनर्जी वाली? यस मैम। हो गई थी ना? तो यहाँ से मैंने क्या कंक्लूड किया था, दैट वर्क डन इज नथिंग बट चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, मैंने यहाँ से बी पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी निकाली, ए पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी निकाली, इनका मैंने डिफरेंस निकाला, और जितना डिफरेंस आया वो इसका क्या हो गया, वर्क डन हो गया। कि इतना वर्क इसको करना पड़ा, 90 जूल वर्क डन इसको करना पड़ा टू मूविंग फ्रॉम पॉइंट ए टू बी। ये काइनेटिक एनर्जी की बात थी। अब जैसे मैंने ये वाटर टैंक वाला एग्जांपल लिया था, ये कौन सा एग्जांपल हो गया, पोटेंशियल एनर्जी का, कि यहाँ पर वर्क डन क्या होता है, चेंज इन द एनर्जी, बट यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो रही है। सो वर्क डन इज इक्वल टू mgh2 माइनस mgh1। ये दोनों चीजें क्लियर है, पहले ये बताओ। यस मैम। ठीक है, तो यहाँ पर भी मैंने सेम यही बताया है कि वहां पर मैंने अलग अलग इंडिविजुअल एनर्जी की बात करी थी, लेकिन अब मैं टोटल एनर्जी की बात कर रही हूँ। ठीक है, उस टाइम पर एक ऑब्जेक्ट मेरा मोशन में था, एक ऑब्जेक्ट मेरा रेस्ट में था। मोशन में था उसको मैंने काइनेटिक एनर्जी से बताया था, और रेस्ट में था उसको मैंने पोटेंशियल एनर्जी से बताया था। लेकिन अब जो मोशन में है, अब मैं दोनों एनर्जी को इंक्लूड कर रही हूँ। तो दोनों एनर्जी का मैंने बताया कि पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाने में एनर्जी कैसे कैसे चेंज होती है। रेस्ट स्टेट में तो पोटेंशियल एनर्जी इज मैक्सिमम बट काइनेटिक एनर्जी इज जीरो। जैसे जैसे बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे वेलोसिटी अटेन करेगी तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाएगी। अब यहाँ से ये देखो, आपने ये सुना होगा कि एनर्जी कैन नेवर बी डिस्ट्रॉयड एंड कैन नॉट बी क्रिएटेड बट इट चेंजेस फॉर्म्स। ये पढ़ा है ना कि एनर्जी ना तो बनाई जा सकती है ना डिस्ट्रॉय की जा सकती है, बस ये चेंज होती है एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में, सुना है ना? तो यहाँ पर टोटल एनर्जी तो हमारी कांस्टेंट रहेगी, लेकिन ये एक दूसरे की फॉर्म में चेंज होती रहेंगी। काइनेटिक एनर्जी कभी पोटेंशियल में, पोटेंशियल कभी काइनेटिक एनर्जी में। तो पॉइंट ए पर जब भी रेस्ट स्टेट में था, पोटेंशियल एनर्जी वाज मैक्सिमम बट काइनेटिक एनर्जी वाज जीरो।
जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ती है काइनेटिक एनर्जी आपकी बढ़ती हुई जाती है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर। बढ़ रही है इसका मतलब वी बढ़ रही है, तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ती हुई जा रही है। बट फ्रॉम दिस फॉर्मूला दिस शुड बी कांस्टेंट। अगर एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी को घटना पड़ेगा, तभी तो वो चीज सेम रहेगी ना। अगर 5 है, 5 कैन बी रिटन एज 2 + 3 और 3 + 2 और 1 + 4 और 4 + 1, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना। बट ये कांस्टेंट रहना चाहिए, ये वाली चीज मेरी चेंज हो सकती है। समझ में आ रही है बात? सिमिलरली टोटल एनर्जी शुड बी कांस्टेंट, बट काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी कैन चेंज इट्स फॉर्म। ये एक दूसरे की फॉर्म में चेंज हो सकते हैं, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी जब बढ़ती जाएगी तो कांस्टेंट रहना चाहिए टोटल एनर्जी को, इसके रेफरेंस में पोटेंशियल एनर्जी को क्या होना पड़ेगा, डिक्रीज होना पड़ेगा। समझ में आई बात? यस मैम। और जब वो रेस्ट स्टेट में आना चाहेगी वापस, तो काइनेटिक एनर्जी को क्या कम होना पड़ेगा। रेस्ट स्टेट में आने से पहले चलते 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 पहले धीरे होगी, फिर और धीरे होगी, फिर रुक जाएगी। तो जैसे जैसे वो धीरे होना शुरू हो रही है उसका मतलब उसकी वेलोसिटी कम होना शुरू हो रही है। वेलोसिटी कम शुरू हो रही है तो मतलब काइनेटिक एनर्जी कम होना शुरू हो गई, और काइनेटिक एनर्जी कम होना शुरू हो गई तो दूसरी एनर्जी को मौका मिल गया बढ़ने का। दूसरी एनर्जी कौन सी है यहाँ पर, पोटेंशियल एनर्जी है। तो अगर एक कम हो रही है तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, बढ़ जाएगी। समझ में आई अब बात? यस मैम। तो वर्क एनर्जी थ्योरम यही कहती है, वर्क एनर्जी थ्योरम यही कहती है कि वर्क डन इज नथिंग बट दिस इज द चेंज इन द एनर्जी। चेंज इन द एनर्जी मींस काइनेटिक एनर्जी में भी चेंज होगा और पोटेंशियल एनर्जी में चेंज होगा। ये बहुत फेमस इक्वेशन है। वर्क डन इज इक्वल टू डेल्टा काइनेटिक एनर्जी प्लस डेल्टा पोटेंशियल एनर्जी। इस डेल्टा का मतलब समझते हो ना, चेंज बताती है। काइनेटिक Yes, ma'am. एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल माइनस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल, ये होता है। ठीक है। यस मैम। और एनर्जी इज नेवर नेगेटिव, ये कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, एनर्जी कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। सो फाइनल काइनेटिक एनर्जी और फाइनल पोटेंशियल एनर्जी ऑलवेज शुड बी ग्रेटर देन द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी एंड इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है। एनर्जी नेगेटिव नहीं हो सकती कभी भी, एनर्जी इज ऑलवेज पॉजिटिव। इज इट क्लियर? यस मैम। ये चीज क्लियर है? अब एक बात बताओ, जीरो वर्क डन के लिए कौन कौन सी इक्वेशन बनेगी? जीरो वर्क डन के लिए क्या कंडीशन है? वर्क डन इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। तो ये जीरो कब होगा? जब थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये होना चाहिए ना। तो ये 90 डिग्री के कुछ एग्जाम्पल ले रही हूँ मैं। फॉर एग्जाम्पल हमने अभी सर्कुलर फोर्स पढ़ा था, तो सर्कुलर फोर्स में कौन कौन से फोर्स थे? सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल। तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स है, सेंटर की तरफ आ रहा है एफ सी, और इसका डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में? वेलोसिटी का इस डायरेक्शन में। ठीक है, लेट्स से इट इज डिस्प्लेसमेंट इन दिस डायरेक्शन। तो हमेशा एफ सी सेंट्रीपिटल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल 90 डिग्री रहेगा, है ना। ये 90 डिग्री रहता है, ऐसे ही होता है ना, आपने पढ़ा होगा कि ये ऐसे चेंज होगी, टेंजेंशियल डायरेक्शन होती है इसकी, ये टेंजेंशियल डायरेक्शन होती है। और फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स की डायरेक्शन हमेशा इनवर्ड होती है, ऐसे। ये सेंटर है ओ, ये हमेशा इनवर्ड रहेगी। तो ये और ये कहीं पर भी किसी भी पॉइंट पर आप देख लो, हमेशा इनके बीच में 90 डिग्री एंगल रहेगा। सो ये 90 डिग्री एंगल है, तो वर्क डन इज इक्वल टू 0। तो अगर सर्कुलर मोशन की आप बात कर रहे हो, if you are moving in a circular motion, then we will say that work done is always 0. समझ में आया? और वर्क डन के लिए मेरे पास क्या कंडीशन है कि डिस्प्लेसमेंट भी होना चाहिए। लेकिन अगर सर्कल में आप एक पॉइंट पर चले और चलते ही जा रहे हो, चलते ही जा रहे हो, तो आप फाइनल पॉइंट पर पहुंच गए, गए भी यहीं से, आके भी वापस यहीं पे मिल गए, तो डिस्प्लेसमेंट तो 0 हो गया ना।
डिस्टेंस आपकी मैं कह सकती हूँ 2 पाई r हुई है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट तो 0 हो गई। तो आप इस हिसाब से भी अगर देखोगे तो डिस्प्लेसमेंट 0 है तो वर्क डन भी 0 हो जाएगा। सो वर्क डन इज नथिंग बट हियर वर्क डन इज ऑलवेज 0 इन द सर्कुलर फोर्स। समझ में आया? यस मैम। ठीक है। और अगर एक कुली है, कुली चल रहा है, ठीक है, उसने अपने सर पे रखा हुआ है सामान ऐसे, और इसने पकड़ा हुआ है इसको, ठीक है, और ये चल रहा है सरफेस पे। तो ये वाला जो वेट है, ये इस पे एक डाउनवर्ड फोर्स लगा रहा है, दैट इज mg। mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है, और पुली मेरा चल रहा है इस डायरेक्शन में, एस डायरेक्शन में। तो फोर्स और एस की डायरेक्शन क्या है? 90 डिग्री है ना, ये 90 डिग्री है। तो वर्क डन यहाँ पर क्या हो जाएगा? 0। वर्क डन बाय दिस वेट, वर्क डन बाय द वेट ओवर हेड ऑफ द पुली। वैसे कितना जोर तो पड़ता है भाई, भारी सामान सर पे रख के चलेगा, है ना। बट अगर आप फिजिक्स के टर्म में देखते हो, सो वर्क डन बाय दिस वेट ऑन दिस पर्सन इज 0 बिकॉज द एंगल इज 90 डिग्री। 90 डिग्री एंगल से ये क्या हो जाएगा? 0। ठीक है। पॉजिटिव के लिए क्या होता है मैम? अगर कोई जैसे गांव में होते हैं, लेडीज जो होती है वो बाल्टी उठा उठा के जाती है, तो वो अपने साथ फोर्स ऊपर की तरफ लगा रही है और वो अपने साथ ही ले जा रही है, तो वर्क डन भी 0 होगी। देखो, जब वो उठा के अपने सर पे रख रही है, उठा के अपने सर पे रख रही है, तब तो वो वर्क डन कर रही है, वर्क डन कर रही है ना, क्योंकि वो क्या कर रही है? ग्रेविटेशनल फोर्स के ऑपोजिट फोर्स लगा के उसको ऊपर लेके जा रही है, ठीक है। और ये ग्रेविटेशनल फोर्स, और ये रेस्ट स्टेट में खड़ी हुई है, खड़े खड़े वो पानी को अपने सर के ऊपर रख रही है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। और अब यहाँ से डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? इस ऑब्जेक्ट का, ये मान लो ये जो पानी लेके जा रही है सर पे रख के, पटका हम जिसको बोलते हैं, तो ये इसको ऊपर लेके जा रही है, तो इसकी डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में? ऊपर की डायरेक्शन में, है ना। तो फोर्स लग रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में और डिस्प्लेसमेंट हो रही है ऊपर की डायरेक्शन में। तो यहाँ पर क्या हो गया? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल कितना है? थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। 180 डिग्री है ना ये वाला एंगल, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में 180 डिग्री। सो वर्क डन इज इक्वल टू एफ एस कॉस 180 डिग्री, और कॉस 180 कितना होता है? -1। तो वर्क डन इज इक्वल टू माइनस एफ एस। तो वर्क डन हो रहा है यहाँ पर, लेकिन नेगेटिव। समझ में आया? ठीक है। एंड हॉर्स एंड कार्ट प्रॉब्लम है। एक घोड़ा चल रहा है, ठीक है, मुझे घोड़ा नहीं बनाना आता। एक घोड़ा चल रहा है, वो एक बॉक्स को खींच रहा है ऐसे, घोड़ा चल रहा है, वो इस बॉक्स को खींच रहा है। तो चल भी इसी डायरेक्शन में रहा है, घोड़ा फोर्स भी इसी डायरेक्शन में लगा रहा है, और ये चल भी इसी डायरेक्शन में रहा है, सेम डायरेक्शन है। तो वर्क डन क्या है यहाँ पर? एफ एस पॉजिटिव। कॉस थीटा, थीटा इज इक्वल टू 0, सो वर्क डन इज इक्वल टू पॉजिटिव हियर। और मैक्सिमम भी कैन से, दिस इज मैक्सिमम। और नेगेटिव का क्या एग्जांपल होगा? नेगेटिव का एग्जांपल हम क्या ले सकते हैं? आप एक गाड़ी में जा रहे हो, ठीक है, आप एक गाड़ी में जा रहे हो, सामने कुछ आ गया, आप सडनली ब्रेक लगा रहे हो, सडनली ब्रेक लगाया तो एक फोर्स लगेगा बैकवर्ड डायरेक्शन में। वो फोर्स कौन सा हो जाएगा? फ्रिक्शन हो जाएगा, ठीक है। आप जा रहे थे आगे की तरफ, लेकिन एक फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा बैकवर्ड डायरेक्शन में जब आपने ब्रेक लगाया। तो ब्रेकिंग फोर्स, वर्क डन बाय द ब्रेकिंग फोर्स। अब ये फ्रिक्शन फोर्स के बीच में और जो फोर्स आगे लग रहा था उसके बीच में कितना एंगल है? 180 डिग्री है, 180 डिग्री है ना। तो वर्क डन बाय द फ्रिक्शनल फोर्स इज नेगेटिव बिकॉज W is equal to Fs cos 180 डिग्री, 180 डिग्री cos 180 डिग्री कितना होता है? -1। So work done by frictional force is negative here.
मैम अगर फोर्स ऊपर की तरफ लग रही है और डिस्प्लेसमेंट हॉरिजॉन्टली हो रही हो तो? फोर्स ऊपर की तरफ लग रही है और डिस्प्लेसमेंट हॉरिजॉन्टल हो रही है, लाइक दैट, तो 90 डिग्री है। 90 डिग्री है तो जीरो है। एंगल देखना है बस आपको, और ये देखना है डिस्प्लेसमेंट हो रही हो। डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रही होगी तो जीरो हो जाएगा। ओके मैम। ओके, तो यस मैम। आज के लिए बस हम इतना ही रखें। अरे बोलो। यस मैम। Yes, ma'am. ठीक है, ये स्लाइड्स मैं आपको भेज दूंगी, एक बार रिवाइज कर लेना, और नोट्स तो मैं सेंड कर ही दूंगी। ठीक है, और कोई बात? एनीथिंग एल्स यू वांट टू शेयर?